Good morning, ma'am. I am doing fine today. ओके आकाश, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्वालिफाइंग यूपीएससी। दिस इज अ ड्रीम एग्जाम फॉर मल्टीपल पीपल। बहुत सारे इंडिविजुअल्स इसके लिए तैयारी करते हैं बहुत शिद्दत से, लेकिन कई सारे लोग अनफॉर्चुनेटली पहुंच नहीं पाते वहां तक, लेकिन आप पहुंचे हैं। तो आपको पूरी आईएएस ओरिजिन टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रीचिंग दैट माइलस्टोन। पहले तो अभी आप ये बताइए कैसा फील हो रहा है क्वालिफाई करके। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक 4 साल या यू कैन से 5 साल से मैं इस साइकिल में था। और अब काफी रिलैक्स फील हो रहा है कि मोस्टली अब मुझे एग्जाम दोबारा नहीं देना होगा। तो ये लाइक फॉर रिलीफ फॉर मी। क्या आप भी वो वाले गिल्ट से गुजर रहे हैं जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स गुजरते हैं क्वालिफाई करने के बाद भी, इनफैक्ट कि एक भी मोमेंट अगर हम वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा गिल्ट फीलिंग होती है कि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ टाइम क्यों स्पेंड कर लिया घर वालों के साथ, मैं थोड़ा बाहर क्यों चला गया। क्या अभी भी वो गिल्ट आपको फील हो रहा है कुछ भी करने में, क्योंकि रिसेंट क्वालिफिकेशन है। यस मैम, लाइक जो मेरी रैंक है, अगर ऐसा होता 2-3 नंबर या 10 नंबर ऊपर होता तो मेरी सर्विस कुछ और हो सकती थी। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे फॉरेन सर्विस मिल रही है। तो हम्म। ऐसा कभी भी लगता है कि अगर मैं आईपीएस मिलता तो इंडिया में होता या आईएएस मिलता। बट ऐसा भी हो सकता था कि जो मार्क्स मेरे जो अभी मिले हैं वो कम हो सकते थे। तो हम्म। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन है और सॉर्ट ऑफ रिलीफ है अभी के लिए। ठीक है आकाश, अगर आपकी, हमारा मेन रीजन आज का ये सेशन करने का ये है कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं और आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए उन्हें कुछ इंसाइट्स मिले, उन्हें पता चले कि एग्जाम किस तरीके से चेंज हुआ है ओवर द इयर्स, और अब अगर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर वो अगर अपनी जर्नी के किसी मुश्किल पड़ाव पर हैं तो उसे क्रॉस कैसे करना है इफेक्टिवली। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका, आपने बताया कि आपका फिफ्थ अटेम्प्ट था, राइट? ये फोर्थ अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट था। तो ओवर द फोर अटेम्प्ट्स ऑफ यूपीएससी दैट यू हैव गिवन, आपको क्या लगता है कि एग्जाम किस तरीके से चेंज हुआ है, या इन 4 सालों में आपकी प्रेपरेशन किस तरीके से बदली है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? यस मैम, आप पहले प्री की बात कर रहे थे। जो 19-20 या 2021-22 के पेपर होते थे वो काफी डुएबल होते थे और वो सिलेबस काफी फिक्स रहता था। बट हम 23 की बात करें या 24 का, तो पेपर वो इतना रैंडम है और इतना करंट अफेयर से आया हुआ है कि बच्चों को एक सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी जो थी वो इंक्रीज हो चुकी है। सेम बात इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में पहले 200 लाना बहुत ही मुश्किल होता था। आपकी बार या लास्ट ईयर मोर देन 100 स्टूडेंट्स का जो क्वालिफाई हुए हैं, उनमें मोर देन 100 स्टूडेंट्स का 200 प्लस है। तो अनसर्टेनिटी ओवरऑल प्रोसेस में काफी इंक्रीज हुआ है देन प्रीवियस 5 इयर्स। तो जैसे आपने बताया कि अनसर्टेनिटी बहुत इंक्रीज हो गई है, कि करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट करंटली प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी के लिए तो वो किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को चेंज कर सकता है या फिर अपने प्रेपरेशन को और बेहतर बना सकता है कि उनके चांसेस एट क्वालिफाइंग द एग्जाम बढ़ जाए? क्योंकि आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है ये एग्जाम लिखने का, तो आपको काफी अच्छे से ये बात पता होगी कि प्रेपरेशन में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एट क्वालिफाइंग एन एग्जाम। यस मैम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें जो करंट अफेयर को सिलेबस का इनफैक्ट स्टैटिक से रिलेट करके उसको इंटीग्रल पार्ट बनाना होगा। सेकेंड चीज, जो कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है पैटर्न में, हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ नया ला रही है। तो उससे हमें अवेयर रहना होगा और उस हिसाब से हमें अडेप्ट करना होगा। थर्ड थिंग, मेंटरशिप जैसे कि आईएएस ओरिजिन हमें प्रोवाइड करती है, उसके हिसाब से हम अपनी पोटेंशियल और अपनी वीकनेस को पहचान सकते हैं और जो भी हमें करना चाहिए वो हमें मेंटर अच्छे से बताते हैं। तो उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अपनी प्रेपरेशन में करंट अफेयर्स को इन्वॉल्व करने के लिए आपका रूटीन किस तरह से था, मतलब सुबह से उठ के आप करंट अफेयर्स के क्या क्या सोर्सेज को रेफर करते थे, किस तरीके से आपने उसको अपनी प्रेपरेशन में इन्वॉल्व किया जिससे कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो सका? मॉर्निंग में सबसे पहले मैं उठने के बाद इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ता था, लाइक आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। हम्म। और इंडियन एक्सप्रेस इट विल टेक अराउंड 1 आवर। बट उसमें कुछ आर्टिकल होते थे जैसे एक्सप्लेन सेक्शन, उसका मैं कभी कभी स्क्रीन शॉट ले लेता था। अगर मैं नहीं भी लूँ तो बहुत सारे करंट अफेयर के मैगजीन आते हैं या आर्टिकल्स आते हैं जो हमें उससे ऑलरेडी वो हमें मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। या फॉर मीन्स
फॉर एग्जांपल मीन्स में कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस होती हैं। फॉर एग्जांपल इन 23 चंद्रयान बहुत न्यूज में था, या उसके पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो हम्म। वो करंट अफेयर की चीजें अगर हमें पता है तो बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि आईआर या साइंस टेक वो कवर करना बहुत ही आसान हो जाता है। इस वजह से एक चीज कई सारे स्टूडेंट्स ये भी प्रॉब्लम फेस करते हैं आकाश कि कितना सारा कंटेंट अभी ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे इनिशियली जब सिविल सर्विसेज के पापा लोगों के जमाने में जब बात होती थी तो इतना कंटेंट नहीं अवेलेबल होता था। मेन स्ट्रगल ये होता था कि अगर आपको बुक्स मिल गई, आपको गाइडेंस मिल गया तो प्रॉब्ली एग्जाम क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में कंटेंट इतना अवेलेबल है कि उसमें से पिक एंड चूज करना, व्हाट नॉट टू स्टडी वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपने कैसे इंश्योर किया कि हम लिमिटेड मटेरियल के साथ पढ़ाई करें? और मतलब वो मटेरियल आपने कैसे पिक किया और वो आपने लिमिट कैसे मेंटेन करके रखी कि इतना मेरा टाइम है उसमें मुझे यही पढ़ना है? यस मैम, इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था, तो हमारे पास हर चीज के जो भी रिसोर्सेज थे वो मोर देन वन थे। फॉर ज्योग्राफी इनसीईआरटी थी, पीएमएफ या अपने क्लास के नोट्स। तो हम्म। बट क्या हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री और मेंस के टाइम पे केवल 2 महीने का ही टाइम था इन द 21। तो वहां पे पहले कंपल्सन आया कि हमें केवल एक सोर्स से ही स्टिक करना है। जो भी उनमें से बेस्ट मेरे सबसे बेस्ट नोट्स थे मेरे, वो हैंड रिटन वाले जो मैं अच्छे से रिवाइज कर पाया। तो वहां से मैंने फिल्टरिंग आउट शुरू किया। और इनिशियली शुरू हुआ ऐसे कंपल्सन, बट रेदर बिकम ए पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। क्योंकि हमें बाद में भी मतलब एक मिनिमम रिसोर्स ही हम रिवाइज कर पाते हैं, वही दिमाग में स्टिक रहेगा। अगर हम 5 रिसोर्सेज के पीछे भागें तो वो वन रीडिंग के साथ हमारे साथ लॉन्ग टाइम वो माइंड में नहीं रहेगा। तो क्या इसका मतलब ये था कि आपने मल्टीपल रिसोर्सेज रेफर ही नहीं किए? हाँ, इनिशियली हमने किया था, बट जब हम पहली बार एग्जाम लिखने जाते हैं तो वहाँ पे हमें मतलब जरूरी पड़ जाता है कि हम एक ही चीज को रिवाइज करें। हम्म। और वही हमारे काम आया। और उसके अलावा हाँ, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है कि हम एक्स्ट्रा चीजें को फिल्टर आउट करते रहें। और उस पे पीयर ग्रुप का और मेंटर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसमें एक इंटर सब्जेक्ट कनेक्टिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई टॉपिक आया, मान लीजिए अभी न्यूज में इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप जो है वो काफी चल रहा है बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। तो अगर हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की बात करें तो उसमें कई सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स आते हैं। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट आता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट आता है, साइंस एंड टेक का एस्पेक्ट आता है। तो जो इंटर सब्जेक्ट कनेक्टिविटी है वो बेहतर करने के लिए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए वो एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Yes, ma'am. For example, in mains from 2 3 years, UPSC is asking in GS1 environment and climate change question, which is basically a part of the GS3. हम्म। तो उसके लिए मैम बहुत सारे सब्जेक्ट को हमें कॉमन क्लब करना होता है। जैसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे डिसास्टर है, वो ज्योग्राफी का भी पार्ट है, साइंस एंड टेक का भी पार्ट है, GS3 का। इकोनॉमी का भी वी कैन रिलेट, एंड ऑल्सो वी कैन रिलेट विद इन्वायरमेंट। तो इसमें मैंने क्या किया था, आईआर स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, इन तीनों को मैंने एक साथ क्लब करके प्रिपरेशन किया था। सेम वे वी कैन क्लब सोसाइटी एंड एथिक्स। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं अलॉन्ग विद द सोशल जस्टिस। तो हमें एक क्लब करके चलना होगा, बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमें GS1 में वो टॉपिक पूछ रहा है तो हमें उस पर ज्योग्राफी की चीजें ज्यादा लानी है। और हमें अगर वो क्वेश्चन GS3 में पूछ रहा है तो साइंस एंड टेक और इकोनॉमी की चीजें ज्यादा लानी है। हम्म। मतलब इसमें हमें मल्टी सब्जेक्ट एस्पेक्ट की तो बात करनी है, लेकिन जिस सेगमेंट में वो क्वेश्चन पूछा गया उस सेगमेंट को हमें ज्यादा हाईलाइट करना है। यस। ओके, ऑलराइट। इसमें आकाश एक चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है, जिससे मैं आपसे एक जेन्युइन आंसर चाहूंगी इस चीज का। लोग पूछते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से सिर्फ हो सकती है क्या? कि अगर कोई इंसान सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहा है, मतलब वो अपने शहर में अपने स्कूल से अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होके अगर सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स खरीद के पढ़ने लगे तो क्या यूपीएससी क्वालिफाई करना पॉसिबल है? मैं ऐसे कुछ केसेस होते हैं, बट वो बहुत ही रेयर है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो। हमें फिल्टर आउट करने में, हमें यूपीएससी की जरूरत को जानने में बहुत टाइम लग सकता है। तो उस चीज को काफी स्मूथ, लाइक हमारे मेंटर या कोचिंग गाइडेंस हमें काफी आसानी से वो चीज हमें प्रोवाइड करती है, जो हमें खुद से 2 3 साल में पता चल सकता है।
और उसके अलावा यूपीएससी, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि काफी चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो उस इवोल्यूशन प्रोसेस से हमें अवगत रहने के लिए कोचिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा पीयर ग्रुप्स एक होता है दोस्तों का, या जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, वो भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं इस प्रोसेस में। जब हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो एक मेजर चीज जो आती है कि अगर हमारे मन में कभी डाउट आए तो हम कहाँ जा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, वो एक स्टूडेंट्स के लिए परेशानी होती है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गूगल करने की कोशिश करते हैं किसी चीज के बारे में कि इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम गूगल करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे इतना सारा रिसोर्स आ जाता है हमारे सामने कि उसके बारे में एक ओपिनियन बनाना या उसके बारे में आंसर लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके लाइफ में मेंटर्स ने क्या रोल प्ले किया है? जिसमें करेंटली सोशल हम फोन यूज करते हैं कुछ भी गूगल करने के लिए। तो हमारे यहाँ लाइक नोटिफिकेशन फ्रॉम सोशल मीडिया, ट्विटर या इंस्टाग्राम इतने आने लगते हैं कि हमारा 2 मिनट का काम वो उसमें आधे घंटे लग जाते हैं या 1 आवर, और उसमें हमारा टाइम चला जाता है। तो उस सिचुएशन में मेंटर्स लाइक आईएस ओरिजिन ने जो प्रोवाइड किए थे, वो काफी हेल्पफुल होते हैं, नॉट ओनली फॉर द एकेडमिक सपोर्ट बट ऑल्सो फॉर इमोशनल सपोर्ट, और टू कीप अस मोटिवेट कॉन्टिन्यूसली। और यूपीएससी में केवल एकेडमिक या इमोशनल नहीं, और कभी कभी हमें ये लगता है कि हमें क्या रिवाइज करना है, या हमारे 1 वीक लेफ्ट है प्री के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मेंटर्स जिनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है, वो हमें हमारी यूनिक जो हमारा वीकनेस होता है या स्ट्रेंथ होता है, उसके हिसाब से हमें गाइड करते हैं। तो वो काफी हेल्प करता है। ऑलराइट। आकाश, क्योंकि मैंने खुद भी यूपीएससी की प्रिपरेशन की हुई है तो मुझे पता है कि एक बहुत ही ग्रूलिंग प्रोसेस है। बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करते रहना, और उसके बाद भी आसानी से सक्सेस मिलती नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि दो दो तीन तीन अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब हमारे आसपास वाले लोग हमसे पूछने लगते हैं कि क्या कर रहे हो आजकल, अच्छा आपका अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ, अच्छा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो एक अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मोटिवेशन से ज्यादा मुझे लगता है कि एक जो बहुत कोर डिसिप्लिन है इस प्रोसेस में, कि मतलब आपको बेहद डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है टू क्वालिफाई यूपीएससी। वो डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने क्योंकि इतने लंबे समय तक वो चीज की हुई है, मतलब 4 अटेम्प्ट्स तक आपने डे इन डे आउट वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा, तो वो आपने कैसे किया? और अगर कोई और स्टूडेंट करना चाहे, कभी मोटिवेशन लूज कर रहा हो या डिसिप्लिन नहीं बन पा रहे हो, तो वो कैसे कर सकते हैं इसको? यस मैम। तो फर्स्ट थिंग, अगर कोई यूपीएससी की जर्नी में आ रहा है, तो उसको अंदर से लाइक उसका अपना सपना होता है कि वो कुछ जो भी वो जॉब करना चाहता है वो अचीव करें। तो सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। सेकेंड थिंग, बट ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो उस समय लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लिए आईएस ओरिजिन के मेंटर्स जो मेरे साथ मतलब बहुत सारे लंबे टाइम के लिए थे, उन्होंने मतलब कॉन्टिन्यूसली मुझ पे बिलीव किया और मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस चीज को अच्छे से करूं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ओनली बाई 3 मार्क्स आई मिस द फाइनल कट ऑफ, एंड इवन रिजल्ट लिस्ट आई मिस बाई 1 मार्क्स। तो हम्म। उस समय मुझे सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैंने 3 अटेम्प्ट लगा दिए और अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं हुआ और कोई भी जॉब हाथ में नहीं है। तो उस समय मेरे मेंटर्स ने, मेरी फैमिली मेंबर्स ने मुझ पे बिलीव किया और मुझसे बोला कि एक अटेम्प्ट और दो, आपकी बार फाइनली अगर तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, तुम इतने पास जाके रुक रहे हो, तो अब फाइनली दिस साल आई मेक इनटू द सर्विस। ओके। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो प्रॉब्ली हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगी आकाश, कि आपने 4 अटेम्प्ट्स दिए यूपीएससी के और चारों बार आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं। मतलब प्रिलिम्स और मेंस जो है वो हमारे रास्ते में कहीं हमें रोक नहीं रहा था, लेकिन इंटरव्यू गाइडेंस, मतलब इंटरव्यू तक पहुंचना एक थोड़ा, इंटरव्यू क्वालिफाई करना एक डिफिकल्ट प्रोसेस बना हुआ था। तो 4th अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या चेंज किया कि इस बार हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो गया? यस मैम। लाइक मेरे इंटरव्यू मार्क्स फर्स्ट टाइम 155 थे, इस साल 198 हैं। तो 198 मार्क्स आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर माई सिलेक्शन। इसके लिए मैंने लाइक आईएस आईएस ओरिजिन का मेनली जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था,
वो ज्वाइन किया। और उसके अलावा जो मॉक इंटरव्यू उन्होंने करवाया वो काफी सिमिलर था देन द रियल इंटरव्यू। और उसके अलावा जो वन टू वन सेशन या जो पीयर इंटरेक्शन इन्होंने प्रोवाइड करवाया वो मेरी प्रैक्टिस के लिए, मेरे इंटरव्यू के लिए काफी हेल्पफुल था। जो क्वेश्चन वो रियल एग्जाम में पूछे गए थे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, लाइक वन टू वन और द पीयर इंटरेक्शन एंड इन द मॉक इंटरव्यू। तो वो मेरे लिए ऑलरेडी इनेबलिंग थिंग था। कई सारे मॉक इंटरव्यूज और कई सारे स्टूडेंट्स इस बारे में पूछते हैं कि हॉबीज एक ऐसी चीज होती है जिस पर कि यूपीएससी पैनल जो है वो हमें पकड़ लेता है। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपको हॉबी पर उन्होंने ग्रिप कर लिया हो, उस बारे में ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हो? मतलब मेजर पोर्शन आपका इंटरव्यू का जो था वो किस बारे में था, क्योंकि 4 बार का आपको एक्सपीरियंस है। अ, अगर मैं इस बार की बात करूं तो ऑलमोस्ट 90% पर्सन फ्रॉम माई हॉबी देवर डायरेक्टली। सर ने लाइक मेरे स्टेट कॉलेज सब्जेक्ट कहीं से कुछ नहीं पूछा, केवल हॉबी, मतलब 90% आई कैन से। अब पहला ही क्वेश्चन उनको जाते था जो स्पोर्ट्स मैंने फील किया हुआ था बैडमिंटन, वहीं से वो शुरू हुए विदाउट आस्किंग माई इंट्रो। तो आई थिंक वो सारे टॉपिक्स मेरी हॉबी जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका था और आईएएस ओरिजिन ने ऑलरेडी प्रिपेयर करवा दिया था, तो वो काफी हेल्पफुल था आंसर करने में। तो ये बात सही है क्या, आपके चारों इंटरव्यू जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा रहा कि हॉबी पर ज्यादा सवाल पूछे गए थे, कि सिर्फ इसी बार है? ऐसा नहीं था। फॉर एग्जांपल मैम, फर्स्ट सेकेंड टाइम मोस्टली, फर्स्ट टाइम आई वेंट इट वाज मोस्टली करंट अफेयर, एंड लास्ट टाइम सेकेंड टाइम इट वाज फ्रॉम माय स्टेट, माय कॉलेज एंड माय डिस्ट्रिक्ट। बट पिछले दोनों बार क्या हुआ था, लाइक लास्ट ईयर आई स्कोर 182 एंड दिस ईयर 198। ये मोस्टली आई कैन से फ्रॉम हॉबी ओनली। ओके। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि यूपीएससी आपसे किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ही सवाल पूछेंगे, हाँ। वो आपसे लेकिन लोकलाइज सवाल पूछेंगे कि आपके आपके स्टेट के बारे में आपको कितना पता है, आपकी हॉबी के बारे में आपको कितना पता है। ये हम कह सकते हैं राइट, यूपीएससी के बारे में। हाँ, लाइक हॉबी की चीज जो हमने खुद से फील किया है, हम्म। और और उन्हें ये लगता है कि जो मैंने हॉबी फील किया है वो मुझे तो पता ही होगा। अगर मैं वहां पे कोई आंसर नहीं कर पाता हूँ तो इन वन वे इट्स डिसऑनेस्टी। तो हॉबी के क्वेश्चन हम मिस नहीं कर सकते हैं किसी भी वे में, या स्किप नहीं कर सकते हैं। अब ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, जैसे मान लीजिए मैं बैडमिंटन खेलती हूँ और मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मुझे सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम याद होंगे जो बैडमिंटन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि जनरली जब हम यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो स्पोर्ट्स सेक्शन किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ना ही प्रीलिम्स में ना मेंस में उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मुझे वो सब लोगों के नाम याद हो। तो क्या ये चीज मेरे इंटरव्यू परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि सर ने बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे थे बैडमिंटन को लेके या अदर हॉबी। और उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे थे, लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो मुझे वो मालूम ही होने चाहिए कि नेट की हाइट कितनी होती है, बट मुझे ये ना पता हो कि ये प्लेयर कौन सी कंट्री का है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन, जैसे उन्होंने एक प्लेयर का नाम पूछा था कौन सी कंट्री का है, वो मुझे नहीं पता था। बट जो फील्ड की चीजें होती हैं जब हम खेलने जाते हैं, वो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो मुझे पता थे। तो इन वन वे ही नो कि आई मे नॉट बी फॉलोइंग द इंटरनेशनल न्यूज, बट आई नो एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड। ओके। और उन्होंने उस पर कुछ मतलब ऐसा निगेटिव वो नहीं किया। जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे फैक्चुअल। वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आई वाज हैविंग इंटरेक्शन विद, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया लेकिन उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया एग्जाम। तो अ, उनका ये एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था कि जो यूपीएससी पैनल था उन्होंने बोला कि आपको ये वाली फाइल जो है वो इस रूम से उस रूम तक पहुंचानी है। और वो उन्होंने नोटिस नहीं किया, लेकिन जो इंटरव्यूअर है उनके टेबल पर एक बेल रखी हुई थी। तो उन्होंने वो बेल बजाने की जगह वो फाइल उठा के खुद देने के लिए चले गए। और उनका ऐसा मानना था कि शायद इस वजह से उनका इंटरव्यू में क्वालिफिकेशन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो क्या ये बात सही है कि इतनी छोटी सी बात भी आपके इंटरव्यू क्वालिफिकेशन को रोक सकती है? सॉरी मैम, आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद दैट पर्सन। वहाँ पर उन्हें भी पता होता है कि जो एस्पिरेंट्स आते हैं उनके पास अभी वो उस अपने आप को वो सीनियर नहीं समझते हैं, वो अपने आप को जूनियर ही समझते हैं उनके सामने। और कोई भी काम अगर उनको उनके सीनियर कहेंगे तो वो खुद से करेंगे, हम्म। रेदर देन ऑर्डरिंग किसी और को। तो वो फ्यूचर में जाके हम सीखते हैं कि हमें वो काम खुद से नहीं करना, दूसरों से करवाना है।
उस टाइम जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे होंगे या उन्होंने जो भी पर्सनालिटी उन्होंने इवेलुएट किया होगा उस हिसाब से वो मार्किंग करते हैं। ओके। एक छोटा सा सेगमेंट है हमारा जो मैं आपके साथ में खेलना चाहूंगी, मिथ वर्सेस रियलिटी का, जहां पे मैं ओके। आपके सामने एक स्टेटमेंट बोलूंगी और आप मुझे बताएंगे कि वो मिथ है या रियलिटी है, एंड देन उसको हाँ। एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो पहला है कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगी। मैम सिलेबस तो कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो टेस्ट सीरीज हमें एक सब्जेक्ट पूरा करने के बाद इमिडिएटली ज्वाइन कर लेना चाहिए। जैसे जैसे हम सिलेबस कवर करते हैं वो हमें टेस्ट उसका लिखना चाहिए इमिडिएटली। ओके। मेरी पूरी तैयारी ऐसी होगी जब हर दिन मैं सुबह से उठ के पढ़ पाऊँ और अपना पूरा रूटीन फॉलो कर पाऊँ और मुझे लगे कि मैं एकदम परफेक्ट ईयर मेरा रहा है प्रेपरेशन का, उस साल में मैं एग्जाम दूंगी, सिर्फ उसी साल में दूंगी। मैम ये जो प्रोसेस की जर्नी होती है वो लाइक एक साइकिल की तरह होती है। कुछ दिन हमारे काफी अच्छे होते हैं, कुछ दिन हमारे काफी लो होते हैं। तो हर दिन सेम आवर्स की पढ़ाई नहीं हो सकती। बट हमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है कि ओवरऑल जो ड्यूरेशन में हम वो सिलेबस को कवर कर पाएं और किसी भी दिन जो हम पढ़ सकते हैं वो वेस्ट न करें। कोचिंग जो है वो सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन है, और एक्चुअली में एग्जाम तो सिर्फ हमारी खुद की पढ़ाई से निकलता है, इसीलिए मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करूंगी। मैम स्टडी तो हमें करना है बट विदाउट गाइडेंस। लाइक इवन इन एंशियंट टाइम महाभारत में हमने देखा कि अर्जुन बिना द्रोणाचार्य के धनुष चलाना नहीं सीख सकते। तो सेम वे अभी हमें कोचिंग की जरूरत है मेनली फॉर गाइडेंस कि हम जो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जाए। यूट्यूब से पढ़ के यूपीएससी निकाला जा सकता है। मैम यूट्यूब पे इतना ज्यादा रिसोर्सेस हैं, उसको पढ़ने में हमें सालों लग जाएंगे और अच्छे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना फिल्टर करना वो काफी मुश्किल वाले काम है। तो हमें लाइक ऑफ कोर्स आई विल से टू प्रिफर सम स्पेसिफिक कोचिंग लाइक आई प्रिफर यू। ओके। आंसर राइटिंग जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही हो पाती है, मतलब पूरा अगर मैंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो उसका आंसर मैं कैसे लिखूंगी, इसीलिए मैं आंसर लिखना शुरू ही उस दिन करूंगी जिस दिन मैं पूरा मुझे कंटेंट पता हो। ऐसा नहीं है लाइक हम स्कूल में होते हैं 9th 10th में या 11th 12th में। तो हमारे हर 2 या 3 महीने में पेपर होते रहते हैं जैसे जैसे सिलेबस कवर होते आता है। सेम इन यूपीएससी जब हम प्रिपेयर करने आते हैं, जैसा हमारा एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक कवर होता है हम उसके पीवाईक्यू से शुरुआत कर सकते हैं एनालाइज करना, उसके स्ट्रक्चर बनाना। और जैसे ही जैसे हमारा सबसे पहले पॉलिटी कवर होता है तो हमें वहाँ पे ये नहीं वेट करना है कि पूरा सिलेबस कवर हो। पॉलिटी कवर होते ही हम उसके क्वेश्चन आंसर पे जा सकते हैं डायरेक्टली। ओके। ये एक अलग सवाल है आकाश, अपार्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट, कि जब आंसर राइटिंग लिखना कोई इंसान शुरू करता है तो ऑफ कोर्स शुरुआत में वो बहुत ही खराब होते हैं आंसर लिखने में, और जब वो किसी मॉडल आंसर को देखते हैं तो मॉडल आंसर को देख के लगता है कि यार ये वाला आंसर तो मैं शायद इस जन्म में लिख ही नहीं पाऊंगी। तो यस ऐसा लगता है वो एक बहुत डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि शायद यूपीएससी मेरे लिए सही एग्जाम नहीं है, क्योंकि ये तो मैं नहीं लिख पाऊंगी। मैम अब कोई भी इंसान होता है जो अच्छे आंसर देख रहा होता है और जिसने भी वो आंसर लिखा होता है उसका पहला आंसर भी वो खराब ही होता है। और वहां से वो मॉडिफाई करते हुए जाता है और उस लेवल तक पहुंचता है कि हम उसकी कॉपी को देखते हैं रिफर करते हैं। तो हमें ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना है कि हमारा हमारा पहला आंसर ही बहुत अच्छा होने वाला है। हम शुरुआत लाइक आउट ऑफ 10 3 मार्क्स से कर सकते हैं कि हमें 3 नंबर इतना आंसर लिखा है, फिर हम 4 5 इनहेंस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लिखना ज्यादा जरूरी है और उसको कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूव करना जरूरी है। तो आप अम, ये 4 अटेम्प्ट्स में जो 3 अटेम्प्ट्स आपने नहीं क्वालिफाई किए वर्सेस ये अटेम्प्ट जो आपने क्वालिफाई किया, में क्या डिफरेंस था? मैम मेंस की बात करेंगे सबसे पहले तो लाइक मैंने आईएएस ओरिजिन से मेंटरशिप लिया था। तो उन्होंने लाइक मेरे आंसर्स में जो मेजर प्रॉब्लम्स थे कि उसकी स्ट्रक्चरिंग सही नहीं है या वो जो डिमांड से थोड़ा डाइवर्ट हो जा रहा है तो उस पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया और मुझे गाइड किया। मैंने अपने आंसर को सुधारा। और उसके अलावा मैंने ऐसे राइटिंग पे स्पेसिफिकली फोकस किया और लास्ट टाइम से काफ़ी इम्प्रूव किया इन माय अंडरस्टैंडिंग। और थर्ड थिंग इंटरव्यू गाइडेंस कहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है आपकी बार।
वहाँ पे लाइक 1-to-1 जो सेशन प्रोवाइड किए गए थे मुझे अंडर द आईएस ओरिजिन एज वेल एज द मॉक इंटरव्यू, जो मैंने पहले कहा कि काफ़ी सिमिलर थे देन द रियल इंटरव्यू। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। और जो भी टॉपिक लाइक इंटरव्यू में आया या मेंस के टाइम पे इवन इन लाइक मेरे जीएस बोर्ड के मार्क्स काफ़ी उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मेरे इस बात टू मेक इनटू द लिस्ट। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कितने घंटे आप पढ़ते थे दिन में? ऐसा कोई मैंने कभी काउंट नहीं किया क्लॉक लेके कितने घंटे पढ़ता हूँ, बट मैं प्री और मेंस के बीच की टाइम की बात करता हूँ। तो उस समय लाइक आई वाज लिविंग इन ए पीजी। तो वहाँ पे मतलब ये मेंटर से बातें करना या पर्सनल फैमिली या फ्रेंड से इंटरेक्ट करना, उसके अलावा रूटीन चीजों को छोड़ के बाकी टाइम में केवल पढ़ाई को ही देता था। ये 3 महीने जो प्री और मेंस के बीच वाले थे। हम्म। और उसके अलावा जब आप प्री की तैयारी कर रहे थे उस वक्त? मैम प्री की तैयारी के टाइम पे वो काफी लंबा ड्यूरेशन होता है। लाइक हम सितंबर में फ्री हो जाते हैं, देन फ्री होता है मई या जून में। तो हम्म। शुरू के महीने में काफी स्लो जाता है प्रोसेस, बट जैसे जैसे एग्जाम पास आता है इन जनवरी फरवरी, तो हमारे स्टडिंग आवर अपने आप बढ़ जाते हैं। अभी हम क्योंकि सोशल मीडिया एज में जी रहे हैं आकाश, तो डिस्ट्रैक्शंस से लड़ना एक बहुत बड़ी चीज हो गई है और बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि बहुत सारा कुछ तो हमें ऑनलाइन ही मिलने वाला है। बहुत सारी चीजें, कई सारे लोग तो आजकल इंस्टाग्राम पेज भी इस बारे में बना रहे हैं कि वहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो डिस्ट्रैक्शन से आप अपने आप को कैसे सक्सेसफुली दूर रख पाए? क्योंकि अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, या अगर हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो फॉर अ ब्रीफ ड्यूरेशन वो कर पाना पॉसिबल है, लेकिन फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आप ऐसा लगता है कि लाइफ पे भी मिस आउट कर रहे हैं अगर आप सोशल मीडिया नहीं देख पा रहे हैं। तो आपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील किया अपने प्रिपरेशन के टाइम? मैम सोशल मीडिया हमें जरूरत पड़ती है टू इंटरेक्ट विद द फैमिली और द फ्रेंड्स। जो मैंने उसके लिए क्या किया था कि जो मेरे फैमिली मेंबर थे, मैंने उसके लिए टाइमिंग फिक्स कर रखी थी कि हमें इस टाइम पे बात करना है विद फैमिली या पेरेंट्स और इवन विद फ्रेंड्स। अगर हमें बात करना है तो वो हम इवनिंग टाइम पे लाइक हम ब्रेक लेते हैं जब वॉक पे जाते हैं, तो उस टाइम हम बातें कर लेते हैं। तो उससे क्या होता था कि हमें ये रेगुलर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अगर आप मेरी इंडिविजुअली बात करें तो मैंने इंस्टाग्राम पिछले 3 साल में पहली बार अब जाके कुछ पोस्ट किया है, अब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो मैं दूर था उन चीज़ों से। तो वो काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारी टाइम बचाने के लिए। तो इसमें कभी आपके मन में ऐसा नहीं आता था पढ़ते पढ़ते कि यार बहुत देर पढ़ लिया, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेकर मे बी यूट्यूब वीडियो देख लूं, या फिर थोड़ा इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख लूं कि लोगों ने क्या पोस्ट किया है? कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया बीच में ब्रेक लेते वक्त? मैं ये सब चीज़ें अप्रोच करती हैं क्योंकि जो पढ़ाई का प्रोसेस होता है कभी कभी काफ़ी मोनोटोनस बन जाता है हमारे लिए अगर वो लंबे टाइम के लिए चल रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने ट्विटर इंस्टॉल किया हुआ था। और वहाँ पे एक दो मतलब फेमस पर्सनालिटी या न्यूज़ पेपर्स या न्यूज़ जो चैनल्स होते थे उनको फॉलो किया था। और मैं कभी कभी वो ओपन करता था, लाइक फॉर एग्जांपल जब 23 का मेरा मेंस का पेपर था, तो उस समय इंडिया में G20 हो रहा था। तो मुझे काफी मन कर रहा था मैं फॉलो करूं क्या चल रहा है, बट वो 1 वीक में मेंस का पेपर था, तो मैंने बस ट्विटर पे एक दो चीजें पोस्ट देख ली और उसके अलावा बाकी टाइम मैंने एग्जाम को दिया। तो आप अपने ब्रेक में करते क्या थे? जैसे ब्रेक तो जाहिर सी बात है, सबको ही जरूरत होती है उसकी, कि हमने अगर हम 2 घंटे से लगातार अपनी जगह पर बैठे हुए हैं तो थोड़ा उठ के अपना दिमाग रिफ्रेश करना जरूरी है, वरना मन में चीजें घुसती भी नहीं है। तो वो वाला जो आप अपने ब्रेक आवर्स में क्या करते थे, या फिर जब आप ब्रेक लेते थे तो ऐसा क्या करते थे? क्योंकि अभी तो दिमाग में सीधे आता है कि थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, बट वो ब्रेक कैसे यूटिलाइज करते थे आप? मैं आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पास आसपास मेरी पीयर ग्रुप अच्छा था, लाइक वो भी पढ़ाई में कर रहे थे और वो मेरे कॉलेज के ही दोस्त थे। हम्म। तो उससे क्या होता था कि हम कोई भी पढ़ाई करके ब्रेक ले रहे हैं या साथ में ले रहे हैं या वॉक पे जा रहे हैं, तो हम वो टॉपिक डिस्कस कर लेते थे, तो इन वन में वो चीज़ें हमें याद हो जाती थी और हमें पता चलता था कि व्हाट आई एम मिसिंग या मुझे और क्या करना चाहिए। मतलब आप जब भी ब्रेक लेते थे तो वो टाइम यूटिलाइज करते थे कि मैं अपने किसी पियर से या दोस्त से मिल सकता हूँ,
और उसके अलावा आप कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि थोड़ा मैंने टीवी देख लिया, थोड़ा मैंने फोन चला लिया, ये आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं था? यस मैम, आई विल से लाइक आई वाज लकी इनफ कि सोशल मीडिया या टीवी या मूवीज पे उतना ज्यादा फोकस नहीं था। ये सब चीजें मैं करता था, बट आफ्टर द मेंस कंप्लीटेड देन वी हैव लाइक 1 मंथ ब्रेक वी कैन से। हॉबी को कितना टाइम दे पाए आप इस बीच? मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो लाइक स्पोर्ट्स या मैं बैडमिंटन कर रहा था या बाकी चीजें, उन पे टाइम देना काफी लिमिटेड था विद इन दिस 3-4 ईयर। बट ऐसा होता था कि मैंने हर बार मेंस लिखा था, तो मेंस के बाद मैं ब्रेक लेता था, तो उससे मैं घर जाता था या किसी दोस्त के यहाँ, तो वहाँ पे वो हॉबी में यूटिलाइज कर पाता था। और अभी मैं बोलूँ, जब मैंने लास्ट टाइम अभी इंटरव्यू दिया था इन द मार्च, उसके बाद मैं कॉन्टिन्यूसली बैडमिंटन खेल रहा था या बाकी जो मेरी हॉबीज है वो कर रहा था, क्योंकि मैं श्योर था कि अब की बार जो भी हो लिस्ट में तो नाम आना ही है, क्योंकि लास्ट ईयर से थोड़ा इम्प्रूवमेंट था मेरा। क्या आपकी प्रेपरेशन में ऐसे लो डेज भी आते थे, जबकि आइडियली हम चाहते तो हैं कि हम दिन में मतलब 10 घंटे पढ़ें? तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हम 10 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन 2 घंटे पढ़ना भी मुश्किल होता है। तो क्या आपके प्रिपरेशन में ऐसे लो डेज आए थे? यस मैम, आई थिंक दैट इज द पार्ट ऑफ द एवरीवन प्रिपरेशन जर्नी। आ, ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं कि हमारा मूड ऑफ होता है, या हम फैमिली को मिस कर रहे होते हैं, या हमारा पढ़ाई से लेके खुद पे कॉन्फिडेंस मतलब कम होने लगता है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करता था कि जो भी सब्जेक्ट मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एस्से प्रिपरेशन के लिए, हमें एस्से लिखना है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग होता था, और उस पर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं बाकी बाकी दोस्तों के साथ। तो उस सब्जेक्ट को फॉलो करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट बना रहे, और वो इन वन में हैवी नहीं लगता था। ओके। मिथ वर्सेस रियलिटी का एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया है आकाश, कि अगर मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो उसके लिए मेरा दिल्ली जाना जरूरी है, क्योंकि वहां पर एक पीयर ग्रुप होता है, जैसे कि आपने एक पीयर ग्रुप की बात करी, जिनके बीच में रहकर हम पढ़ाई करते हैं, तो ही हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक दिल्ली जाना एक इम्पॉर्टेंट चीज है फॉर क्वालिफाइंग यूपीएससी। सॉरी मैम, आई वुड लाइक टू डिसएग्री। 20 साल पहले ऐसा हो सकता था कि हमें पूरा ऑफलाइन पढ़ाई करनी है, बट अब सिचुएशन काफी चेंज हो चुका है, सबके पास इंटरनेट क्वालिटी है, और ऑनलाइन जैसे कि आईएस ओरिजिन क्लासेस हैं, ऑनलाइन हमें हमारे पास एडिक्वेट क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल है। तो हम घर से भी रह के काफी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, और इवन अगर हम घर पे भी नहीं है तो इट्स नॉट नेसेसरी वी हैव टू गो टू दिल्ली, किसी और सिटी में या कहीं भी हम रह सकते हैं। और यहाँ पे आप कितना ज़्यादा टाइम बचा पाएंगे खुद को। लाइक दिल्ली में रहने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, रूम रेंट, रूम को खोजना, वहाँ की क्वालिटी, वाटर इशू, इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम जाता है। तो अगर हम घर पे रहे तो फैमिली मेम्बर्स ध्यान रख सकते हैं, और कोचिंग की बात करें तो आईएस ओरिजिन की क्लासेस ऑनलाइन हैं, तो हम काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं घर से ही। ओके। ये मेरा एक पर्सनल सवाल है आकाश आपसे, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन गाइडेंस का। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जब तक उन्हें क्लासरूम फील नहीं मिल रहा, जब तक उन्हें टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा, जब तक टीचर उनके सामने खड़े होकर पढ़ा नहीं रहे, जब तक क्लासरूम में वो लोगों को पढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं, तब तक मजा नहीं आती, तब तक ऐसा लगता है कि फील नहीं बन रहा है पढ़ाई का। तो फॉर दो स्टूडेंट जो फील कि अ, हमें एक ऑफलाइन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, या फिर ऑफलाइन किसी ऐसी जगह में रहकर ही पढ़ना जरूरी है जहाँ पर हमारे आसपास बहुत सारा ऐसा क्राउड है, और जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे तब तक हम यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, या फिर अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लली हम यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, आई थिंक ये यूपीएससी जर्नी हम क्राउड को कितना अवॉइड कर पाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और ये हम क्लास में जाते भी हैं तो आजकल ऐसा सिचुएशन हो गया है इन दिल्ली कि एक छोटा सा क्लासरूम रहेगा वहाँ पे, सॉरी एक बड़ा सा क्लासरूम रहेगा वहाँ पे 300-400 बच्चे एक ही क्लास में बैठे रहेंगे, और वो जो पीछे वाला बंदा रहेगा उसको तो जो टीचर होंगे वो दिखेंगे ही नहीं, उसको स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। तो ऑफलाइन क्लासेस का आई थिंक, और वो काफी टाइम टेकिंग भी होता है, हाफ एन आवर इन गोइंग टू क्लासेस देन कमिंग बैक। तो
ऑनेस्टली मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने एक सिंगल क्लासेस भी ऑफलाइन नहीं किया था पूरे प्रोसेस में। ऑनलाइन मैंने मोस्ट ऑफ प्रिपरेशन जब मैं कोविड टाइम पे घर पे था तो ही ऑनलाइन शुरू किया था। और अभी भी मैंने ऑनलाइन ही किया है मोस्ट ऑफ प्रिपरेशन, और उस पे आईएएस ओरिजिन की काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ओके। इसमें एक मिथ वर्सेस रियलिटी क्वेश्चन और पूछती हूँ आपसे। कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे, फिर हर एक चीज छोड़ देंगे, ना खाने का समय है, ना सोने का समय है, ना एक्सरसाइज का समय है। और ये चीज कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद फिर कुछ दिन का फिर ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर ये चीज करेंगे। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे फूड क्वालिटी सबको पता है ओआरएन में या आसपास एरिया में कैसी मिलने वाली है। प्लस वहाँ पे एयर क्वालिटी और जो वाटर है वहाँ पे लाइक ये काफी कॉमन कंप्लेन है कि वहाँ पे हेयर फॉल शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि हेल्दी बच्चों का भी। तो आई थिंक घर पे रहना सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है। वहाँ पे आपकी फैमिली है आपका ध्यान रखने के लिए, और वहाँ पे इन्वायरमेंट भी हाई हो घर पे सबसे बेटर ही होगा देन दिल्ली। तो घर पे स्टे करना इज द ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट वाइज चॉइस। और आप वहाँ पे अच्छा मे भी ये जो जर्नी है ये 3-4 साल लगा है। तो आप 3-4 साल उस इन्वायरमेंट में रहना अपने हेल्थ को अपने फ्यूचर को नुकसान देने जैसा होता है। स्प्रिंट वर्सेस मैराथन अप्रोच जो होती है यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन की, जैसे कुछ अगर हम टॉपर्स के इंटरव्यूज देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने अप अंटिल मतलब प्रीलिम्स की डेट से एक महीना पहले तक तो मैं पूरी सिर्फ मेंस की ही तैयारी कर रही थी, और मैंने सिर्फ मेंस की आंसर राइटिंग और यही सब किया मैंने। और जैसे ही प्रीलिम्स आने वाले थे तो मैंने बहुत सारी कोचिंग से उनके क्वेश्चन पेपर्स ले लिए बहुत सारे। और मैंने एक महीना सिर्फ मॉक मतलब प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह एक महीना मैंने सिर्फ यही लगाया, और इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स अपना क्वालिफाई कर लिया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सॉरी मैम, ये जो प्री का या मेंस का जो प्रिपरेशन पीरियड है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक महीने में ही कर लें, क्योंकि ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और जो सिलेबस है प्री का वो सबसे ज्यादा वास्ट है, इवन मोर देन वास्ट देन मेंस। तो हम्म। उसके लिए हमें एक एडिक्वेट टाइम देना चाहिए, और हर सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करने में हमें मिनिमम 6 महीने तो लगेंगे ही। अगर हम बेसिक से भी शुरू करें तो ये कहना कि एक महीने में हमारा हो गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव फॉर एनीवन। और मिनिमम 1 ईयर तो हमें पूरा प्री मेंस और इंटरव्यू तैयार करने के लिए देना ही होता है। अगर कोई इंसान जॉब के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वर्सेस कोई स्टूडेंट है जो यूपीएससी की फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, आपको क्या लगता है इन दोनों की अप्रोच में क्या डिफरेंट होना चाहिए टू बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम? की कोई फुल टाइम से स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है वर्सेस कोई अगर जॉब कर रहे हैं और वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो? मैं जो जॉब कर रहा है उसके लिए काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है टू गिव फॉर स्टडी आवर्स। तो वहाँ पे वो मेनली फोकस कर सकता है कि हमें ये सिलेबस इतने टाइम ड्यूरेशन में पूरा करना है। और जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है उसके पास लग्जरी होता है कि वो एक दिन में काफ़ी लाइक स्टडी आवर भी ज़्यादा होते हैं। प्लस पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो पूरा केवल पढ़ाई पे ही जाता है, कहीं और दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। बट जॉब वाले पर्सन को अपने जॉब्स में फैमिली पे बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा डाइवर्जेंस का चांस होता है। बट वो ऐसा कर सकता है कि आफ्टर ही क्वालिफाई द प्री फुल प्रोसेस फुल टाइम ही कैन गिव टू मेंस। मतलब उस टाइम पे जॉब क्विट की जा सकती है और आप अपना फुल टाइम प्रिपरेशन मेंस के लिए कर सकते हैं। लेकिन यस मैम भी। लेकिन फिर उसमें जैसे अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर जॉब भी चली गई और हमारा एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हुआ। मेरा मेरा सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए कि जैसे आपकी तरफ से अगर आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहें कि somebody who's preparing as a student and somebody who's preparing alongside जॉब, तो आपकी तरफ से दो तीन टिप्स क्या होंगे उनके लिए कि बहुत अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई किया जा सके? मैम सबसे पहले कोई भी प्रिपरेशन करने आ रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि यूपीएससी का एग्जाम काफी अनसर्टेन हो चुका है देन द प्रीवियस टाइम। यहाँ पर थोड़ा सा आई विल से लक फैक्टर आता है इन द प्री और इन द मेंस के टाइम में भी अब आने लगा है, क्योंकि हमें पता नहीं हमारे ऑप्शनल के साथ क्या होने वाला है। किसी साल किसी ऑप्शन में बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं, किसी में काफी कम।
तो अगर कोई आना भी चाहता है तो वो पहले ये जो रिस्क है इन्वॉल्व उसके लिए रेडी होना चाहिए। और सेकेंड चीज, अगर कोई अफकोर्स वो प्री या इंटरव्यू तक, मेंस या इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, तो उसे ये बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए कि वो फ्यूचर में अनएम्प्लॉय रह जाएगा। हम्म। मार्केट में इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट एम्प्लॉय। और थर्ड थिंग, अगर पॉसिबल है, जो जॉब कर रहा है, अगर उसे 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए ईओएल मिल सकता है तो वो उसके लिए ट्राई करके प्रिपेयर करे, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और नाउ। ओके। ऑलराइट। जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं यूपीएससी के लिए तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारे रिसोर्सेज हमने इकट्ठे कर लिए, लेकिन जब रिवीजन की बात आती है तो हम वो चीज़ कर नहीं पाते इफेक्टिवली, क्योंकि वो जितनी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है वो एग्जाम में रिकॉल करना इज अ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट रादर देन स्टडिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। और रिवीजन वो इकलौता पार्ट होता है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी जिससे कि आप पूरा कंटेंट रिकॉल कर पाए, क्योंकि आप 4 बार मेंस लिख चुके हैं, आप 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आपको पहले दिन से प्रोबेबली इस चीज की ग्रिप थी कि किस तरीके से मैं प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन रही होगी, इसीलिए आपने ये जर्नी यहाँ तक क्वालिफाई करी है। तो वो रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी? मेंस के टाइम हम बात कर रहे हैं तो लास्ट ईयर मैंने केवल एक बार पढ़ा था सारी चीज़ें, और दोबारा मैंने सोचा कि रिवाइज करने की ज़रूरत है। मैं सीधे प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज लगाने पे जाऊँ। बट ऐसा हुआ कि मैंने लास्ट तक सेकेंड रिवीजन किया ही नहीं था, ऑलमोस्ट सितंबर फर्स्ट वीक तक। तो वहाँ पे लाइक व्हेन आई इंटरेक्टेड विद माय मेंटर अंडर द आईएस ओरिजिन, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, अभी लाइक मेरे पास 20-25 दिन बचे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है आंसर राइटिंग की, तो वो जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे दिमाग में इमिडिएटली होनी चाहिए, और वो तभी होंगी अगर तुम्हें वो रिवाइज है। नहीं तो अगर रिवाइज नहीं किया है तुमने तो वो तुम्हें सोचने में तुम्हारा ज़्यादा टाइम जाएगा और देन स्ट्रक्चर बनाने में। और अगर रिवीजन किया है तो वहाँ पे ज़्यादा आसानी से तुम उसको कॉपी में डायरेक्टली लिख सकते हो विदाउट टेकिंग ए टाइम। और सेम सिचुएशन इन द फॉर इंटरव्यू। तो लाइक जो हॉबी सेक्शन था वहाँ पे उन्होंने लाइक लास्ट 10-15 डेज के लिए उन्होंने मुझे गाइडलाइंस दिया था कि वहाँ पे उतने मॉक इंटरव्यू देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, या कोई भी डिस्कशन करने की। वहाँ पे तुम जो तुमने नोट्स बनाए हैं अपनी हॉबी को लेके, स्टेट को लेके, उसको रिवाइज करो अच्छे से। और ये रिवीजन का ऐसा था कि लाइक हाईलाइट तो सब बच्चे करते हैं, बट जब हम रिवीजन करने जाते हैं तो हमें उस हाईलाइट सेक्शन को रिवाइज करने के अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारा वीक होता है, जहाँ पे हमारी वीकनेस या वो चीज़ें हम रिकॉल नहीं कर पाते, तो उस टॉपिक को हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए ड्यूरिंग द रिवीजन टाइम। ओके। कोई ऐसा बॉटल नेक था जो आपकी प्रेपरेशन में आपको परेशान कर रहा हो, मतलब कोई ऐसा पॉइंट आया हो कि यार ये चीज मुझसे बन नहीं रही है? प्रोबेबली कई सारे लोगों के लिए वो चीज़ होती है कि हम उतना कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं फॉर प्रीलिम्स। कई सारे लोगों के लिए होता है कि आंसर राइटिंग में स्पीड नहीं आ पा रही है। कई सारे लोगों के लिए होता है कि आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर नहीं आ पा रहा है। तो मल्टीपल बॉटल नेक्स होते हैं हमारी प्रेपरेशन में। आपके लिए कौन सा वो सबसे बड़ा बॉटल नेक था जो आपने ओवरकम किया? मैं लाइक मैं अपने सेकेंड अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरी GS 3 में 56 मार्क्स आए थे, और मैंने कट ऑफ मिस मिस किया था 6 मार्क्स से। तो वो मार्क्स ऑफकोर्स लाइक नॉर्मल एवरेज स्टैंडर्ड से भी काफ़ी कम है। तो लाइक आईएस ओरिजिन के मेंटर्स ने लाइक मुझे GS 3 पे काफ़ी हेल्प किया था लास्ट ईयर एंड दिस ईयर एज वेल। एंड आई वॉज एबल टू इम्प्रूव माई मार्क्स मोर देन द एवरेज। लास्ट ईयर मेरे 96 मार्क्स आए थे GS 3 में, और एवरेज मार्क्स अराउंड 80-85 थे। तो हम्म। आई थिंक आईएएस ओरिजिन के मेंटर्स ने करंट अफेयर जो साइंस एंड टेक या GS 3 में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन द मेंस, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम किया था। और उसके अलावा मैं जो स्ट्रक्चर था मेरे आंसर्स में, वो काफ़ी एड हॉक था। वहाँ पे कोई भी पैरा या कोई भी पैसेज कहीं से भी शुरू हो रहा था, तो वहाँ को स्ट्रक्चर बनाना, जो हेडिंग देना है या हमें हेडिंग क्या देना है, वो उन्होंने मेंटर्स ने, आईएएस ओरिजिन के मेंटर्स ने अच्छे से मुझे बताया था। So I was able to improve my overall means marks this year, especially in the GS, all GS 4. ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ योर टाइम आकाश। अभी काफी जर्नी आपकी लंबी बाकी है, ट्रेनिंग और उसके बाद फिर आप जब प्लेस होंगे अपनी जगह पर, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस अहेड फॉर यू।
आपने अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। वी आर रियली थैंकफुल फॉर इट। आई होप इस इंटरव्यू के थ्रू स्टूडेंट्स को काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे अपने प्रिपरेशन पर कि किस तरीके से तैयारी की जा सकती है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे टैकल करना है। आई होप उन्हें काफ़ी कुछ मिला होगा। इन द एंड आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में? यस मैम, लाइक आईएएस ओरिजिन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था टू मेक मी कंटिन्यू इन द जर्नी। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जब मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एक मार्क्स से मिस करने के बाद मैं कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा था, तो जो मेंटर्स मेरे कांटेक्ट में थे जिनसे मैं पहले बात भी कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, लाइक यू कैन गिव वन मोर अटेम्प्ट, लाइक यू आर मिसिंग बाय वन मार्क्स एंड यू आर गिविंग इंटरव्यू एवरी ईयर। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे, और मैं इस जर्नी में कंटिन्यू था, और अब की बार होपफुली आई विल बी ए डिप्लोमेट इन फ्यूचर। I will join Indian Foreign Service. So I think that's really helpful, and I would like to thank you them again. Thank you so much for your time, Akash, and Thank you, ma'am. have a nice service. I hope everything is great for you in your future. Thank you so much and have a nice day. Thank you, ma'am.